हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। परीक्षा मंथन के सीरीज में आज का सेशन थर्ड सेशन है। इससे पहले 2 वीडियो लाया जा चुका है जो दीक्षा एस के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दिया जाएगा। आज हम कला एवं संस्कृति से आगे चलेंगे। 69th बीपीएससी में अब 40 दिन का समय बचा हुआ है। ये करंट अफेयर्स आप लोगों को 69th बीपीएससी के एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही दीक्षा एस के द्वारा टेस्ट सीरीज भी लाया जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, जो है कला एवं संस्कृति। बिहार के सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन। बिहार के किस जिले में? तो सारण में। बिहार के सारण छपरा जिले में 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीजन 3 का आयोजन किया गया। छपरा के ऑडिटोरियम में 13 मई को शुरू हुए 2 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में देश की विभिन्न भाषाओं सहित विश्व के 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही फिल्म और नाटक के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने वाले युवाओं को भी इससे जुड़ी जानकारी दी गई। इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिलीपींस, इटली, तुर्की, भारत, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही छोटे और स्कूली बच्चों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा बहुत से सामाजिक मुद्दों पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री भी दिखाया गया। तो आप लोग याद रखिएगा, बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था? तो सारण जिले में। और कितने देशों ने भाग लिया? तो 21 देशों ने इस फिल्म फेयर में प्रदर्शन किया। और वो देश थे फिलीपींस, इटली, तुर्की, भारत, स्पेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम और साउथ एशिया ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार पटना में दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव का आयोजन 2 से 9 फरवरी तक किया गया। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित इस 7 दिवसीय दक्षिण एशिया महिला फिल्मोत्सव में पटना के 4 शिक्षण संस्थानों में दक्षिण एशिया की फिल्में दिखाई गई। यहाँ फिल्मों के अलावा महिला सशक्तिकरण के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। दक्षिण एशियाई महिला फिल्मोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपको पटना में। नेक्स्ट है 2024 में बिहार में होगा प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। 25-26 फरवरी को सेवाग्राम वर्धा में आयोजित सम्मेलन के 74वें राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसला लिया गया कि 2024 में बिहार में प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन का अमृत महोत्सव 75वां राष्ट्रीय अधिवेशन मार्च 2024 में बिहार में आयोजित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में नागरी प्रचारिणी सभा के तत्वाधान में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो प्रयागराज में, जिसमें छापाखाना, पुस्तकालय, संग्रहालय एवं प्रशासनिक भवन है। नेक्स्ट है थारू और सुरजापुरी भाषा। 12 जून 2022 को बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी BHDS के कार्यकारी निदेशक विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार में बोली जाने वाली 2 बोलियां थारू और सुरजापुरी
विलुप्त होने के संकट का सामना कर रही है। गहन और विस्तृत जांच के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि थारू भाषा विलुप्त होने के कगार पर है, जबकि सुरजापुरी में विविधताएं देखी जा रही है। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि यदि उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो ये दोनों भाषाएं भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और बंगला में घुल मिल जाएगी। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है इस्कॉन मंदिर पटना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस्कॉन मंदिर कहाँ पे है? तो पटना में। 3 मई 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बुद्ध मार्ग पर अवस्थित प्रसिद्ध नवनिर्मित इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया। विदित हो कि राधा कृष्ण को समर्पित इस मंदिर का शिलान्यास वर्ष 2007 में किया गया था। तो इस्कॉन मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये राधा कृष्ण को समर्पित है। वर्ष 2010 में निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो वर्ष 2022 में बनकर तैयार हुआ। यह बिहार का सबसे बड़ा और लोक प्रसिद्ध आकर्षक मंदिर है, जिसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इसे आम जनों के दर्शन हेतु खोल दिया गया। इस मंदिर की ऊंचाई 108 फुट तथा 100 करोड़ की लागत से 10 वर्षों में नाग शैली में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ है। प्राचीन तकनीकी का प्रयोग करते हुए इस मंदिर को 84 खंभों पर बनाया गया है। मंदिर में प्रभु के अलग अलग रूप को भी दिखाया गया है। तो इस्कॉन मंदिर कहाँ पे है? तो इस्कॉन मंदिर पटना में है। यह किस भगवान को समर्पित है? तो यह राधा कृष्ण को समर्पित है। इसकी ऊंचाई है 108 फुट और यह नाग शैली में बना हुआ है। इतना फैक्ट याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है वैशाली महोत्सव। अप्रैल 2022 में बैसाखी पूर्णिमा के अवसर पर भगवान महावीर स्वामी के जयंती के रूप में हाजीपुर में वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा किया गया। तो वैशाली महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हाजीपुर में। और वैशाली महोत्सव जो है किसकी जयंती पर मनाया गया है? तो ये मनाया गया है भगवान महावीर स्वामी के जयंती पर। नेक्स्ट है पर्यटन। राजगीर जू सफारी। 16 फरवरी 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में जू सफारी का लोकार्पण किया। गौरतलब है कि 480 एकड़ में फैले जू सफारी का निर्माण 176 करोड़ रुपए से किया गया है, जिसका शिलान्यास वर्ष 2006 में किया गया था। सफारी में व्याख्या केंद्र एवं 180 डिग्री 3D थिएटर का भी निर्माण किया गया है। व्याख्या केंद्र में मानव के विकास क्रम और वन्यजीवों के जीवन चक्र से जुड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस जू सफारी में बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू, हिरन रखने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए 5 अलग अलग बड़े एनक्लोजर बाड़े बनाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि राजगीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास स्काई वॉक का भी निर्माण किया गया है। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे। ग्लास स्काई वॉक का निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो राजगीर के जू सफारी में। और साथ ही जू सफारी का निर्माण किया गया है राजगीर में। नेक्स्ट है पटना तारामंडल। पटना तारामंडल देश का पहला ऐसा तारामंडल होगा जहां 6 रेड, ग्रीन, ब्लू RGB प्योर लेजर प्रोजेक्टर लगाए जाएंगे। इन प्रोजेक्टर में रंगों के अनेक प्रकार हैं। ये प्रोजेक्टर RGB किरणों को कंप्यूटर के माध्यम से मिलाकर शो के लिए वास्तविक रंगों का निर्माण करेंगे, जिससे दर्शकों को तारामंडल में अंतरिक्ष में होने का एहसास होगा। यह प्रोजेक्ट सिस्टम 16 मीटर डायमीटर डोम एरिया के अनुरूप उपयुक्त एवं आधुनिक तकनीकी से लैस होगा। इसकी कुल लागत 36 करोड़ 13 लाख 20 हजार रुपये होंगी। नेक्स्ट है विविध। आइए विविध की तरफ चलते हैं। समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद हासिल करने वाले पहले भारतीय। ऑस्ट्रेलिया में मेयर पद पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो समीर पांडे।
इसको याद रखेंगे आप लोग, ये फैक्ट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। 22 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सिटी ऑफ पैरामाटा काउंसिल ने भारतीय मूल जो कि बिहारी हैं के पार्षद समीर पांडे को पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुना है। समीर इस पद को हासिल करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। समीर पांडे का चुनाव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के साथ हुआ। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समीर पांडे के पहले भारतीय मूल के रूप में मेयर चुने जाने की जानकारी दी। 2.5 लाख से अधिक की आबादी वाले पैरामाटा शहर में 11% से भी अधिक लोग भारतीय मूल के हैं। करीब 20 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे समीर पांडे आईटी विशेषज्ञ के साथ साथ उद्योगपति हैं जो एक इंजीनियर के रूप में ऑस्ट्रेलिया आए थे। वह लेबर पार्टी के सदस्य हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, जिसमें वह बहुत मामूली अंतर से हारे थे। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लिखी किताब का हुआ लोकार्पण। 3 जुलाई 2023 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीवनी पर लिखी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से, उस बुक का नाम है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर से, का लोकार्पण किया। और यह लोकार्पण कौन किए हैं? तो लालू प्रसाद यादव किए हैं। कार्यक्रम में इस पुस्तक की रॉयल्टी दिव्यांगों पर खर्च करने की घोषणा भी की गई। इस किताब के लेखक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मित्र और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत हैं। इस किताब के लेखक कौन है? तो उदयकांत। इससे पहले उदयकांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के उप कुलपति और प्रभारी कुलपति भी रह चुके हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर लिखी जो किताब है उसका नाम है नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नजर में, और इसके लेखक हैं उदयकांत। नेक्स्ट है श्रम 20 शिखर सम्मेलन। 21 से 23 जून 2023 तक श्रम 20 लेबर 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बिहार की राजधानी पटना में किया गया। इसमें सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा तथा महिलाओं और फ्यूचर वर्क जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। पटना में आयोजित श्रम 20 शिखर सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा लाभों को आसानी से पहुंचाने की क्षमता पर G20 सदस्य देशों और अन्य संबद्ध देशों के साथ एक बहुपक्षीय तंत्र बनाने का संकल्प लिया गया। विदित है कि अमृतसर में 18, 19 और 20 मार्च 2023 को आयोजित श्रम 20 की स्थापना बैठक में काम की दुनिया में ज्वलंत मुद्दे से संबंधित 5 टास्क फोर्स का गठन किया गया था। 5 टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, ये 5 टास्क फोर्स क्या क्या है? तो ये है सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, महिला और कार्य का भविष्य, श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, सामाजिक सुरक्षा निधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का अधिकार, कार्य की बदलती दुनिया, G20 देशों में रोजगार के नए अवसर और चुनौतियां और कौशल विकास, हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। ये 5 हैं। क्या क्या है? सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा फर्स्ट है, सेकंड है महिला और कार्य का भविष्य, थर्ड है श्रमिकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, सामाजिक सुरक्षा निधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का अधिकार, और फोर्थ है कार्य की बदलती दुनिया, G20 देशों में रोजगार के नए अवसर और चुनौतियां, और फिफ्थ है कौशल विकास, हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। तो ये 5 टास्क फोर्स याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है लखीसराय में मिली 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति। कहां से मिली है 2000 वर्ष पुरानी कुषाणकालीन मूर्ति? तो ये मिली है आपको बिहार के लखीसराय से। 12 जून 2023 को बिहार के लखीसराय जिले के DM अमरेंद्र कुमार ने कहा कि जिले के
चानन प्रखंड के किऊल नदी पर स्थित रामपुर बालू घाट पर खुदाई के दौरान अष्टधातु की कुषाणकालीन पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है। पटना के क्यूरेटर के अनुसार चानन के रामपुर में मिली मूर्ति कुषाण काल साल पंजिका मोक्ष देवी की है। किसकी है? तो साल पंजिका मोक्ष देवी की, तथा 2000 वर्ष पुरानी है। इस मूर्ति को बौद्धों से संबंधित लोक देवी कहा जा रहा है। क्यूरेटर के अनुसार पहली शताब्दी में महाराष्ट्र में इस तरह के लाल बलुआ पत्थरों से प्रतिमाएं बनाई जाती थी, जो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा लाई गई होगी। यह लाल पत्थर की मथुरा आर्ट का नमूना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुषाण कालीन जो मूर्ति मिली है वह बिहार के लखीसराय से मिली है। यह किस देवी की है? तो यह साल पंजिका मोक्ष देवी की है और यह लाल पत्थर से बनाया गया है, जो कि मथुरा आर्ट में है, मथुरा कला में निर्मित है। नेक्स्ट है बिहार राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक। हाल ही में बिहार राज्य सरकार ने भूकंप से बचाव के क्रम में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया। इस पहल के तहत राज्य की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में ये क्लिनिक खुल चुके हैं। नेक्स्ट है बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश के 75 शहरों के वन क्षेत्रों को वन विभाग के नगर वन योजना के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। किस योजना के माध्यम से? तो नगर वन योजना के माध्यम से। बिहार के वन विभाग द्वारा गोपालगंज जिले के पास स्थित थावे जंगल का ऑक्सीजन पार्क के निर्माण के लिए चयन किया गया है। तो कहाँ पे ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो गोपालगंज जिले में, वहां पे थावे जंगल है, वहीं पे। ऑक्सीजन पार्क में तमिलनाडु के सलेम स्थित पेरियार विश्वविद्यालय की तर्ज पर भीमा प्रजाति के बांस के पौधे लगाए जाएंगे, जो बहुत कम समय में ही पेड़ बन जाते हैं। ऑक्सीजन पार्क में जो है कौन सा प्रजाति का बांस लगाया जाएगा? तो वो लगाया जाएगा भीमा प्रजाति के बांस। भीमा बांस के पेड़ अन्य किसी के मुकाबले 35% ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। साथ ही ये लंबे समय तक स्वस्थ एवं जीवित रहते हैं। इन्हें बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अतिरिक्त यहाँ बटरफ्लाई पार्क भी बनेगा, जो तितलियों के लिए एक विशेष पार्क होगा। तो ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। ऑक्सीजन पार्क और बटरफ्लाई पार्क कहाँ पे इसका निर्माण किया जाएगा? तो ये दोनों गोपालगंज जिले में किया जाएगा, गोपालगंज के थावे जंगल में। और इसमें भीमा प्रजाति के बांस लगाए जाएंगे, जो कि अन्य पेड़ के मुकाबले 35% अधिक ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट है विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में मुजफ्फरपुर, आनंदपुर और छपरा शामिल। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार एशिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 8 भारत के हैं और उस 8 शहर में 3 जो है बिहार के शामिल हैं। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक की रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम हरियाणा वायु गुणवत्ता सूचकांक में 679 अंकों के साथ सबसे शीर्ष स्थान पर है। तो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गुरुग्राम हरियाणा। बिहार का मुजफ्फरपुर AQI में 316 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर। बेगूसराय का DRCC आनंदपुर AQI में 269 अंकों के साथ 5वें स्थान पर और छपरा AQI में 239 अंकों के साथ 8वें स्थान पर है। हालांकि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर राज्य का सबसे प्रदूषित शहर पूर्णिया है। इस फैक्ट को भी याद रखेंगे, जहां AQI 249 अंक रिकॉर्ड किया गया। इसके अतिरिक्त बेगूसराय दूसरे स्थान पर, जहां AQI 238 अंक रिकॉर्ड किया गया।
तो विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है, इसके आधार पर सबसे प्रदूषित शहर गुरुग्राम हरियाणा है। मुजफ्फरपुर जो है, बिहार का मुजफ्फरपुर, यह तीसरे स्थान पर है। बेगूसराय 5वें स्थान पर है। छपरा जो है वह 8वें स्थान पर है। और दूसरी तरफ नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके आधार पर सबसे प्रदूषित शहर जो है वह पूर्णिया है और दूसरे स्थान पर बेगूसराय है। नेक्स्ट है 12th पास करने वाली बालिकाओं को 25,000 प्रोत्साहन राशि। तो 12th पास करने वाली बालिकाओं को कितना प्रोत्साहन राशि मिलेगा? तो 25,000। ये फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। अप्रैल 2022 में बिहार सरकार ने अब इंटर पास करने वाली सभी अविवाहित बालिकाओं को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25,000 रुपये देने की घोषणा की, जबकि इससे पहले प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये था। नेक्स्ट है बिहार के 10 जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि। बिहार कृषि विश्वविद्यालय की निगरानी में बिहार के 10 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, लखीसराय, किशनगंज, भागलपुर, सिवान, सहरसा, सीतामढ़ी, नालंदा का चयन किया गया है। नोट में है, केंद्र सरकार ने अपने नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिजिलिएशन एग्रीकल्चर नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिजिलिएशन एग्रीकल्चर, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है निकाय, योजना के तहत इन्हें शामिल किया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा 7 औद्योगिक क्लस्टरों का निर्माण। बिहार सरकार प्रदेश की 7 औद्योगिक क्लस्टरों में बांटकर अगले 3 महीने में हाईटेक तरीके से उत्पादन शुरू करने की योजना है। कांसा पीतल क्लस्टर, कांसा पीतल क्लस्टर पश्चिमी चंपारण के कसेस टोला में, राइस मिल क्लस्टर लखीसराय में, खाजा क्लस्टर नालंदा के सिलाव में, झूला क्लस्टर नालंदा के कन्हैयागंज में, सीप बटन क्लस्टर पूर्वी चंपारण के बचाना एवं मेहसी में, कारीगरी के पारंपरिक केंद्र वैशाली के रामराय सिंघाड़ा में। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग 7 क्लस्टर को याद रखेंगे। नेक्स्ट है शाही लीची। बिहार की शाही लीची ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया। शाही लीची को 2018 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार से निम्नलिखित को जीआई टैग प्राप्त हुआ है: जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, मधुबनी पेंटिंग, एप्लिक कटवा पैच, सुजनी एम्ब्रॉयडरी और सिक्की कला। बिहार से इन वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट है देश का पहला पाथवे। कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार देश का पहला पाथवे वाला राज्य बन जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि पहला है। प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ उनके अवशेषों के उपाय किए जाएंगे। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की संयुक्त प्रोजेक्ट है। इसे 2040 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो देश का पहला पाथवे कहाँ पे बन जाएगा? तो बिहार में। और यह किसका संयुक्त प्रयास है?
तो एक तरफ है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट और दूसरी तरफ है बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रक परिषद, और इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है 2040 तक। नेक्स्ट है पालकालीन मूर्ति। नवादा के कौआकोल प्रखंड में एक काले पत्थर की पुरुष आकृति की मूर्ति मिली है जो 12वीं से 13वीं सदी के पाल काल से संबंधित है। एक अनुमान के मुताबिक यह बौद्ध देवता जम्मल से संबंधित है। मूर्ति के निचले भाग में मूर्ति वाले देवता का नाम अंकित है। तो पालकालीन मूर्ति कहाँ से मिला है? नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड से। यह 12वीं 13वीं शताब्दी पुरानी है। यह किसका मूर्ति है? तो यह है बौद्ध देवता जम्मल का मूर्ति। नेक्स्ट है ड्रैगन नाव प्रतियोगिता। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्वी चंपारण मोतिहारी के मोती झील में पहली बार नौका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। 500 मीटर नौका दौड़ प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम में ड्रैगन बोट का अभ्यास किया गया। प्रतियोगिता में ईस्ट चंपारण लायंस क्लब, लियो क्लब और नवयुवक पुस्तकालय की टीम विजेता घोषित की गई। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिहार में पक्षियों की आवक बढ़ाने के लिए जमुई के, कहां पर? तो जमुई के नागीनट्टी में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया। यह बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है। बिहार के इस पहले राजकीय पक्षी महोत्सव का आयोजन इसलिए किया गया ताकि बिहार के कोने कोने में पक्षियों का आगाज हो तथा लोग पक्षियों का अध्ययन के लिए बिहार आने को प्रेरित हो। तो बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया? जमुई के नागीनट्टी में, जिसे कलरव कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के हर जिले में होगा एक ट्रैफिक पार्क। जून 2022 में बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के सभी जिलों में अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने हेतु नियमावली जारी की। इसके तहत राज्य के हर जिले में एक एक अस्थायी ट्रैफिक पार्क बनाने की कवायद पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क से शुरू हो गई है। यह बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क होगा। अभी गया और पटना में अस्थायी ट्रैफिक पार्क चल रहा है, जहां सबसे अधिक स्कूल व कॉलेज के छात्र पहुंचते हैं। ट्रैफिक पार्क में बच्चों व युवाओं को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है सांप काटने से मौत पर 4 लाख मुआवजे। 31 मार्च 2022 को बिहार सरकार ने घोषणा की कि यदि राज्य में किसी भी व्यक्ति की कभी भी सांप काटने से मृत्यु होती है तो राज्य सरकार मृतक के निकटतम परिजन को 4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करेगी। विदित हो कि बिहार में अब तक केवल बाढ़ अवधि में ही सर्पदंश पर अनुग्रह अनुदान का प्रावधान था। बिहार सरकार द्वारा 7 मार्च 2022 को आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यकारिणी समिति की बैठक में बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत्यु होने के अतिरिक्त सर्पदंश से हुई मृत्यु को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल करते हुए मृत व्यक्ति के निकटतम परिजन को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे कि सांप काटने पर तो 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह व्यवस्था सिर्फ बाढ़ काल में थी। नेक्स्ट है चर्चित व्यक्तित्व। चर्चित व्यक्तित्व टॉपिक की तरफ चलते हैं। डॉक्टर देवेंद्र कुमार शुक्ला 9 मई 2023 को भारतीय वन सेवा के पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला को बिहार सरकार ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने हाल ही में एक अधिसूचना के माध्यम से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन किया। डॉक्टर देवेंद्र शुक्ला ने बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार घोष का स्थान लिया है, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हो गए हैं। नेक्स्ट है गौतम कुमार।
15 मई 2023 को बिहार के मसौढ़ी के एक दिहाड़ी मजदूर के 20 वर्षीय बेटे गौतम कुमार को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। विदित है कि 20 वर्षीय गौतम कुमार फोर्ब्स 30 अंडर 30 सूची में रहे दुनिया के जाने माने सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर की संस्था डेक्सटेरिटी ग्लोबल से जुड़ा है। इसको याद रखेंगे कि हैनसेन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए किसको चुना गया है, तो ये चुना गया है गौतम कुमार को। नेक्स्ट है शरद यादव। 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का 75वां वर्ष की आयु में गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है। दस बार के सांसद, लोकसभा में 7 बार और राज्यसभा में 3 बार रहे शरद यादव को एक लंबे समय तक समाजवादी नेता के रूप में माना जाता था। वह राम मनोहर लोहिया के दर्शन से प्रेरित थे और जेपी आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक थे। शरद यादव ने 3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता। मध्य प्रदेश के जबलपुर से 2 बार, उत्तर प्रदेश के बदायूं से 1 बार और बिहार के मधेपुरा से 4 बार। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जब किसी नेता की मृत्यु होती है तो बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एसके सिंघल। 14 जनवरी 2023 को बिहार राज्य सरकार ने पूर्व डीजीपी एसके सिंघल को केंद्रीय चयन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। इसके लिए गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी। सरकार ने अगले 3 वर्षों के लिए एसके सिंघल को चयन पार्षद का अध्यक्ष नियुक्त किया। 19 दिसंबर 2022 को एसके सिंघल डीजीपी के पद से रिटायर हुए थे। नेक्स्ट है विश्वनाथ अर्लेकर। 12 फरवरी 2023 को राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। 68 वर्षीय राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर गोवा और बिहार के राज्यपाल बनाए जाने से पहले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। वही बिहार के 40वें राज्यपाल फागू चौहान को अब मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। फागू चौहान अब कहाँ के राज्यपाल हैं, तो मेघालय के राज्यपाल हैं। देवेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर मूल रूप से गोवा के रहने वाले हैं। वे साल 2002 से 2007 तक गोवा में बीजेपी के विधायक रहे। वहीं वर्ष 2012 से 2015 तक वे गोवा विधानसभा से भी स्पीकर थे। इस कार्यकाल में उन्होंने गोवा विधानसभा को कागज मुक्त बनाया। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है प्रदीप जैन। 26 मई 2023 को पटना के प्रदीप जैन को विशिष्ट डाक टिकट संग्रहकर्ता अवार्ड आरडीपी से सम्मानित किया गया। डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित संस्था लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इसे अवार्ड की घोषणा की है। प्रदीप जैन को आरडीपी अवार्ड जर्मनी के एसेन शहर में आयोजित कार्यक्रम में दिया गया। नेक्स्ट है अस्मिता कुमारी। बिहार के नालंदा जिले के सवानपुर गांव की अस्मिता कुमारी ने सेंटर स्पिरिट होल्डिंग संकोनासन योग में 3 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड तक योग की एक ही मुद्रा में खड़ी होकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय अस्मिता अदानी ग्रुप के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के साथ पिछले 4 सालों से इन हाउस योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में जुड़ी है। गुजरात में उन्हें अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने सम्मानित भी किया। उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम में अपना रिकॉर्ड सर्टिफिकेट हासिल किया। नेक्स्ट है रवि सिन्हा। 19 जून 2023 को बिहार के भोजपुर के रहने वाले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत रवि सिन्हा को भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑपरेशन मैन के नाम से मशहूर 59 वर्षीय रवि सिन्हा लंबे समय तक इस प्रतिष्ठित खुफिया एजेंसी से जुड़े रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। रवि सिन्हा को रॉ का नया चीफ बनाया गया है। नेक्स्ट है आचार्य सोमदेव।
14 नवंबर 2022 को बिहार के भोजपुर जिले के मैथिली साहित्य के प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया। पारंपरिक लोक धुनों को आधार बनाकर उन्होंने कई जनगीत लिखे जो काफी चर्चित रहे। कविता में दोहा के साथ ही उन्होंने उपन्यास भी अलग तरह के प्रयोग किए। उनकी लिखी चरपतिया लोगों की जुबान पर आज भी है। चरपतिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो आचार्य सोमदेव के द्वारा। अरुण कुमार झा लगभग 40 वर्षों से अंग्रेजी भाषा और साहित्य के संवर्धन, साहित्यिक कौशल और शिक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रोफेसर अरुण कुमार झा को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था ब्रिटिश लिंगुआ द्वारा विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार सम्मान दिया गया। उन्हें अंग्रेजी साहित्य में अद्वितीय काव्य कौशल के लिए विश्व काव्य पुरस्कार 2022 भी मिल चुका है। उन्होंने संविधान और कानून पर विश्व के पहले काव्य ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट है निहारिका कुमारी। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के लिए बिहार से मधुबनी जिले की 10वीं कक्षा की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया। निहारिका कुमारी का राष्ट्रीय स्तर पर चयन उनके द्वारा प्रतिष्ठित वेट लिफ्टिंग ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए किया गया। निहारिका द्वारा निर्मित यह प्रोजेक्ट बिना किसी बिजली, ईंधन या ऊर्जा की संचालित कर रही है। शशि पांडे प्री नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करते हुए बिहार की शशि पांडे ने दिल्ली में हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए स्वर्ण पदक जीता। सितंबर माह में संपन्न इस राज्य शूटिंग चैंपियनशिप में शशि ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है कृष्णदेव नारायण सिंह। 22 जुलाई 2028 को 98 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता सेनानी विष्णुदेव नारायण सिंह का लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। विष्णुदेव नारायण सिंह मूल रूप से गया के टिकारी प्रखंड के चितखोर गांव के निवासी थे। उन्हें 2 बार से अधिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रज्वल पांडे सिवान के मूल निवासी प्रज्वल पांडे को हाल ही में ब्रिटेन के भारतीय मूल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपनी कोर कैंपेनिंग टीम में शामिल किया है। विदित हो कि वह मात्र 16 साल के कम उम्र में ही ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के बतौर सदस्य शामिल हुए थे और वर्ष 2019 में यूके यूथ पार्लियामेंट के सदस्य निर्वाचित किए गए। नील आर्यन ठाकुर वर्ष 2022 की रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता में पहली बार बिहार से राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले नील आर्यन ठाकुर ने मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अंजनी कुमारी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित दूसरे ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियन में बिहार की अंजनी कुमारी ने जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। अंजनी कुमारी को यह उपलब्धि 49.95 मीटर जैवलिन थ्रो पर जैवलिन फेंककर हासिल की। अनिल गुप्ता 8 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें पहला पुरस्कार बिहार की भोजपुर जिले की रहने वाली अनीता गुप्ता को दिया गया। विदित हो कि अनीता गुप्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बिहार में महिलाओं से संबंधित एक एनजीओ चलाती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है रामचंद्र माझी। 7 सितंबर 2022 को बिहार के सारण जिले के रहने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार तथा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित रामचंद्र माझी का पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पद्मश्री अवार्ड हासिल कर चुके रामचंद्र माझी लौंडा नाच के लिए मशहूर थे। माझी भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के सहयोगी थे। गौरतलब है कि बिहार का लौंडा नाच बिहार के पुराने और बेहद प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। इसमें लड़का लड़की की तरह मेकअप और कपड़े पहनकर नृत्य करता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि लौंडा नाच से कौन संबंधित है, तो रामचंद्र माझी।
और भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का शेखर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। ये दोनों फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है अनुष्का कुमारी। बिहार पंचायत चुनाव में शिवहर प्रखंड की कुशहर पंचायत से जीतने वाली अनुष्का कुमारी बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी। वह 21 वर्ष की है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। श्रेयसी सिंह। जमुई विधायक श्रेयसी सिंह ने पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। नेक्स्ट है रचित राज। बिहार के रचित राज बिहार के पहले ट्रांसजेंडर सिपाही बन गए हैं। उनको देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही की उपाधि दी गई है। रचना से रचित बने कांस्टेबल फिलहाल कैमूर एसपी की गोपनीय शाखा में तैनात है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। शुभ नारायण शर्मा। बिहार के स्वतंत्रता सेनानी शुभ नारायण शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। शुभ नारायण शर्मा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। इनको 15 वर्ष की आयु में 6 महीने की जेल हुई थी। पंडित मुकुंद दत्त द्वारी। बिहार के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम के हरिहर बाड़ी में निधन। नेक्स्ट है नीना सिंह। 1989 बैच की आईपीएस अधिकारी नीना सिंह राजस्थान पुलिस में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त की गई। वह बिहार के दरभंगा जिले की मूल निवासी है। मोहम्मद खालिद। कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर बिहार के निवासी मोहम्मद खालिद पर 3 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सजा सुनाने वाला देश बहरीन है। अभिषेक रंजन। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया। अभिषेक रंजन बिहार के नालंदा जिले के निवासी हैं। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभिषेक रंजन जो है किस चोटी पर चढ़े हैं? तो ये चढ़े हैं आपको माउंट किलिमंजारो पर और वहां पे पहुंचकर तिरंगा फहराए, इसीलिए यह काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चर्चित स्थल। इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। फुलवरिया व दुर्गावती। मई 2022 में बिहार विद्युत निगम द्वारा बिहार में 2 स्थानों फुलवरिया व दुर्गावती में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की योजना बनाई गई है। फुलवरिया डैम नवादा में 20 मेगावाट व दुर्गावती डैम कैमूर में 30 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट प्रस्तावित है। गौरतलब है कि हाल ही में दरभंगा में बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है। इसे बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा की देखरेख में तैयार किया गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फुलवरिया और दुर्गावती मिला करके बिहार में 4 फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हो जाएगा। पहला दरभंगा, दूसरा सुपौल और तीसरा फुलवरिया, चौथा दुर्गावती। दुर्गावती डैम कहाँ पे है? तो दुर्गावती डैम कैमूर में है और फुलवरिया डैम जो है वह नवादा में है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय। 6 मई 2022 को बिहार सरकार ने पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के भवन परिसर की नींव रखी। विदित हो कि अभी देश में कहीं भी पशुओं का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। इस विश्वविद्यालय को बनाने में लगभग 889 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है बख्तियारपुर। मई 2022 में 10 टन की भंडारण क्षमता वाला बिहार का मछलियों के लिए पहला कोल्ड स्टोरेज बख्तियारपुर में खोला गया। इसमें मछलियों को कम से कम 1 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो बख्तियारपुर में जो है मछलियों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है। नेक्स्ट है गया का नाम अब गया जी। 11 मई 2022 को गया नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में गया का नाम बदलकर गया जी करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
विदित हो कि 13 मई 2022 को गया का नाम गयाजी रखने की को लेकर नगर निगम ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके राज्य और भारत सरकार को आवेदन दिया है। सनातन धर्म गया का काफी महत्व है। वही बोध गया में महात्मा बुद्ध की ज्ञान स्थली है। मोक्ष भूमि होने के कारण देश विदेश से लोग यहाँ पिंडदान करने आते हैं। ऐतिहासिक रूप से गया प्राचीन मगध साम्राज्य का हिस्सा था। यह शहर फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है और हिंदुओं के लिए मान्यता प्राप्त पवित्रतम स्थलों में से एक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि गया का नाम अब क्या कर दिया जाएगा, तो गया जी, जिसका प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। महात्मा बुद्ध की यह ज्ञान स्थली है। बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पे पिंडदान करने के लिए लोग पहुंचते हैं गया में। गया जो है किस नदी के तट पर है, तो फल्गु नदी के तट पर, और फल्गु नदी में ही लोग पिंडदान करते हैं। नेक्स्ट है मिथिला की रोहू को जीआई टैग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2022 में बिहार सरकार द्वारा मिथिला की रोहू मछली की एक प्रजाति को जीआई टैग दिलाने के लिए मछली विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है। विदित हो कि इस टीम का गठन उप मुख्यमंत्री सह पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री तारकिशोर प्रसाद के निर्देश पर किया गया है। यह मछली बिहार में मिथिलांचल के दरभंगा और मधुबनी जिले के पुराने तालाबों में पाई जाती है और इसका स्वाद अन्य की तुलना में काफी भिन्न होता है। विदित हो कि बिहार के भूगोल को देखते हुए यहाँ मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं विद्यमान है। नेक्स्ट है मंडल कारा, वादा मंडल कारा बिहार। यहाँ पे नवादा होगा। नवादा मंडल कारा बिहार की पहली जेल बन गई है, जिसे अप्रैल 2022 में फसाई ने इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया। विदित हो कि नवादा मंडल कारा बिहार में रसोई घर को गुणवत्तापूर्ण भोजन और खाद्य सामग्रियों के बेहतर रखरखाव के लिए फसाई द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। फसाई के द्वारा किस जेल को इट राइट कैंपस प्रमाण पत्र दिया गया है, तो ये दिया गया है आपको नवादा मंडल कारा बिहार को। नेक्स्ट है शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार के 5 स्थलों का चयन। अगस्त 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया गया, जिसमें 5 स्थलों का संबंध बिहार से है। इसका उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक एवं अंतःक्रियात्मक बनाने के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों से परिचित करवाना है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूत करने के उद्देश्य से गतिविधि शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक पर्यटन को शामिल किया गया है, जिसके तहत बिहार के 5 स्थलों सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा एवं वैशाली को चिन्हित किया गया है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि शैक्षणिक पर्यटन के लिए बिहार के कौन से 5 स्थलों को चुना गया है, तो वे हैं सासाराम, राजगीर, बोधगया, नालंदा एवं वैशाली। नेक्स्ट है पर्यटन स्थल का विवरण इस प्रकार है। नालंदा 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के अधीन विकसित हुआ एक प्रसिद्ध महाविहार एवं बौद्ध धर्म का केंद्र। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वैशाली 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में एक विशाल एवं शक्तिशाली गणराज्य था, जहां लिच्छवी शासकों द्वारा बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटा प्रशाला का निर्माण करवाया था। राजगीर बौद्ध धर्म के 8 महास्थलों में से एक महत्वपूर्ण स्थल है। सासाराम रोहतास जिले में स्थित सासाराम के निकट चंदन शहीद से प्राप्त लघु शिलालेख में मौर्य विजय की पुष्टि होती है। ध्यातव्य है कि शैक्षणिक पर्यटन को एक ऐसे रूप में
परिभाषित किया जा सकता है जिसमें पर्यटन को शैक्षणिक अधिगम के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे कि नालंदा, बोधगया, वैशाली, राजगीर और सासाराम को शैक्षणिक पर्यटन के स्थल के रूप में क्यों चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है अररिया। अररिया जिले के औराही हिंगना में राज्य का पहला मंकी पार्क बनाया जा रहा है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। जमुई। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे अधिक स्वास्थ्य केंद्र वाला जिला जमुई है, जहां प्रति 10 लाख आबादी पर 180 स्वास्थ्य केंद्र है। इस मामले में दूसरे स्थान पर शेखपुरा है। सुपौल। सुपौल जिला में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोसी सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सुपौल जिला में। सुपौल में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है। पटना तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली, पटना नहीं, पहला होगा यहाँ पे, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर दरभंगा में है। तो इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। सहरसा के बारे में देखते हैं। बिहार का सहरसा जिला पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट समाहरणालय बना है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अररिया, सुपौल और सहरसा। नेक्स्ट है सीतामढ़ी। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के साथ ही बिहार मंदिर कोऑर्डिनेटर के अनुसार माता सीता की 251 मीटर की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित की जाएगी, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। हाल ही में खबरों में रहा सीतामढ़ी स्थित कुचौरा धाम माता सीता का कुचौरा धाम में माता सीता का जन्म हुआ था। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सीतामढ़ी को भी याद रखेंगे। सारण। बिहार के सारण जिले में एक नए बंदरगाह का निर्माण किया जाएगा। पूर्णिया जिला खाद्यान्न वितरण के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर है। रोहतास में मिला क्रोमियम का भंडार। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के सर्वे में खनिज संपदा परिपूर्ण रोहतास जिले में क्रोमियम व निकेल के धातु के अकुत भंडार मिले हैं। इसका खनन करने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल गई है। रोहतास में किस किस धातु के भंडार मिले हैं? तो क्रोमियम और निकेल के। नेक्स्ट है पुरस्कार। आइए पुरस्कार टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेशनल वाटर अवार्ड 2022। 23 मई 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को देश में तीसरे स्थान पर रखा गया है। यह फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो तीसरा स्थान। बिहार सरकार द्वारा जल संरक्षण एवं जल संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए उत्तम कार्यों एवं प्रयासों को इस पुरस्कार के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। जल संसाधन एवं सूचना एवं संपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि जल और हरियाली का संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल जीवन हरियाली अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को संयुक्त राष्ट्र में भी सराहा गया है। 7 निश्चय में घोषित 2 अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को धरातल पर उतारने के लिए तत्परता से कार्य किए जा रहे हैं। विदित है कि पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में जल संसाधन को लेकर स्टार्टअप के साथ साथ अग्रणी संगठनों को नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार विमर्श करने का बेहतर अवसर प्रदान किया है कि कैसे बेहतरीन तरीके से जल संसाधन प्रबंधन के नए और सही तरीके को अपनाया जाए। इस बार मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। इसके बाद उड़ीसा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरा स्थान मिला है संयुक्त रूप से। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार की 3 विभूतियां पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित। 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें बिहार के
3 विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है? वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 3 एक द्वय मामले में पुरस्कारों को एक के रूप में गिना जाता है सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं हैं और विदेशियों, NRI, PIO और OCI की श्रेणी में 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं। पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित बिहार की 3 विभूतियों में सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और कपिलदेव प्रसाद शामिल है। सुभद्रा देवी और कपिलदेव प्रसाद को कला के क्षेत्र में जबकि आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री अवार्ड हेतु चुना गया। मधुबनी की सुभद्रा देवी पेपरमेसी आर्टिस्ट हैं। सुभद्रा देवी कैसी आर्टिस्ट हैं? तो पेपरमेसी आर्टिस्ट। और यह कहाँ की रहने वाली है? तो मधुबनी की। उन्होंने इस कला को लोगों तक पहुंचाया। वहीं नालंदा के कपिलदेव प्रसाद ने 52 बूटी कला को एक पहचान दी। इसके द्वारा इस कला से निर्मित साड़ियां काफी पसंद की जाती है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार एक गणितज्ञ होने के साथ साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को भी याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है प्रोफेसर सुधा सिन्हा को कबीर कोहिनूर सम्मान। बिहार के पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की शिक्षिका रही प्रोफेसर सुधा सिन्हा को अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में अखिल भारतीय कबीर मठ, परंपरागत कबीर सदगुरु, कबीर आश्रम और कबीर समाधि स्थल उत्तर प्रदेश की ओर से कबीर कोहिनूर सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें उत्कृष्ट सामाजिक और साहित्यिक कार्यों में योगदान के लिए 5 फरवरी को दिया गया। रिटायर्ड प्रोफेसर सुधा सिन्हा कवयित्री हैं और ये अपनी रचनाओं के माध्यम से देश व समाज के मुद्दों को लगातार उठाती रहती है। तो कबीर कोहिनूर सम्मान किन्हें दिया गया है? तो कबीर कोहिनूर सम्मान प्रोफेसर सुधा सिन्हा को दिया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 4 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। पति की दिव्यांगता के बाद वह जीविका के सदस्य बनी और प्लास्टिक कचरे से उपयोगी वस्तुओं बनाने का हुनर जाना। इससे वह खुद स्वावलंबी बन चुकी है। अब वह गांव की महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही है। उनकी इस पहल से 24 से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी है। तो इसको भी याद रखेंगे। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपको बबीता गुप्ता को, जो कि बिहार की रहने वाली है। नेक्स्ट है गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी डैम को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्च 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर द्वारा दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में बिहार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गंगा जल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर बने गयाजी डैम को केंद्रीय मंत्री RK सिंह द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार CBIP अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। गंगा जल आपूर्ति योजना के जरिए देश में पहली बार बाढ़ के पानी को दक्षिण बिहार के जल संकट वाले प्रमुख शहरों में ले जाकर पेयजल के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह गया जिले में विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निकट देश के सबसे बड़े रबर डैम के निर्माण से फल्गु नदी में 8 से
10 फीट जल उपलब्ध है। पहले देश दुनिया से पिंडदान एवं धार्मिक कार्य के लिए गया आने वाली लाखों श्रद्धालु फल्गु नदी में जल के लिए तरसते थे, लेकिन पिछले साल पितृपक्ष के दौरान आए करीब 12 लाख श्रद्धालुओं को फल्गु में लबालब जल रहने से काफी सुविधा हुई। तो इस फैक्ट को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। 22 जून 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर है, ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बिहार की शेखपुरा जिले की गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात गायत्री कुमारी को वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में वर्ष 2022 एवं 23 के लिए कुल 30 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। गायत्री कुमारी को यह पुरस्कार उनके सेवा कार्यों को देखते हुए दिया गया है। उन्होंने परिवार नियोजन, टीकाकरण, कोविड-19 महामारी के दौरान योद्धा के रूप में काम करने के साथ साथ पुरुष नसबंदी के अभियान में बेहतरीन उपलब्धि हासिल की है। विदित है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1973 में स्थापित राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशन को समाज को प्रदान की गई उनकी सराहनीय सेवाओं के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है बिहार में किसे दिया गया है? तो बिहार के गायत्री कुमारी को दिया गया है। यह नर्स है। नेक्स्ट है दीनानाथ शरण सम्मान। 3 नवंबर 2022 को बिहार की जानी मानी दर्शन शास्त्री एवं कवयित्री प्रोफेसर सुधा सिन्हा को पटना के चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान की ओर से दीनानाथ शरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ध्यातव्य है कि प्रोफेसर सुधा सिन्हा पटना विश्वविद्यालय की दर्शन शास्त्र विभाग की अध्यक्ष रह चुकी है। दीनानाथ शरण सम्मान प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके अंतर्गत सम्मानित व्यक्ति को 11,000 रुपये की सम्मान राशि के साथ वंदना, वस्त्र, प्रशस्ति पत्र एवं पुष्पहार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में बिहार के 2 शिक्षिका सौरभ सुमन और निशी कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष देश भर में 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था, जिसमें बिहार के 2 शिक्षक शिक्षिका भी शामिल थे। वे दोनों कौन थे? तो एक था सौरभ सुमन और दूसरा था निशी कुमारी। सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन ने जहां राज्य के सरकारी स्कूलों में तकनीकी क्षेत्र को मजबूत करने का काम किया है, वहीं पटना की शिक्षिका निशी कुमारी ने बालिका स्वास्थ्य एवं सैनिटरी पैड पर विशेष योगदान दिया है। नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार 2022। 24 अगस्त 2022 को साहित्य अकादमी ने 22 भाषाओं के लेखकों लेखिकाओं को अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की। इसमें बिहार के 2 साहित्यकार जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा भी शामिल है। बाल साहित्य पुरस्कार बिहार के 2 लोगों को दिया गया है, जफर कमाली और डॉक्टर वीरेंद्र झा, और कुल मिलाकर के 22 भाषाओं में दिया गया है। बिहार के सिवान जिले के जफर कमाली को 2022 में प्रकाशित बाल कविता का संग्रह, जिसका नाम है हौसलों की उड़ान, के लिए उर्दू भाषा में पुरस्कार के लिए चुना गया। वहीं मधुबनी के डॉक्टर वीरेंद्र झा को उनके मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न छूत के लिए पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। पुरस्कार के लिए चयनित लेखकों को पुरस्कार स्वरूप एक उत्कीर्ण ताम्र फलक तथा 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। तो बाल साहित्य पुरस्कार जो है कितने भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। और बिहार के 2 लोगों को दिया गया है, एक दिया गया है जफर कमाली को और दूसरा दिया गया है डॉक्टर वीरेंद्र झा को। जफर कमाली की रचना है हौसलों की उड़ान,
और वीरेंद्र झा की रचना है पुरनछू। नेक्स्ट है डॉक्टर बीरबल झा ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले के डॉक्टर बीरबल झा को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड। शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी जिले के डॉक्टर बीरबल झा को केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सेवानिवृत्त द्वारा प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2022 के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की घोषणा कर दी है। साहित्य अकादमी द्वारा इस वर्ष कुल 23 भारतीय भाषाओं में, कितने भारतीय भाषाओं में, तो 23 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। और साहित्य बाल पुरस्कार में कितने भाषाओं में दिया गया है, तो साहित्य बाल पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया गया है, जबकि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है यह 23 भाषाओं में दिया गया है, जिसमें बिहार राज्य के मधुबनी जिले के मूल एवं वर्तमान कोलकाता निवासी युवा लेखक नवकृष्ण ऐहिक को उनके मैथिली व्यंग्य संग्रह खुरचन माइक कछमच्छी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 देने की घोषणा की गई है। तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार बिहार के एक व्यक्ति को मिला है मैथिली व्यंग्य संग्रह के लिए, जिसका नाम है खुरचन माइक कछमच्छी। नेक्स्ट है खेलकूद। तो आइए चलते हैं खेलकूद टॉपिक की तरफ। जबीर अंसारी को अखिल भारतीय कराटे स्पर्धा में स्वर्ण जीता। जबीर अंसारी ने अखिल भारतीय कराटे स्पर्धा में स्वर्ण जीता। 22 जनवरी 2023 को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के छात्र जाबिर अंसारी ने इतिहास रचते हुए 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। गौरतलब है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के तत्वाधान में 17 से 22 जनवरी 2022 तक 5 दिवसीय अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे महिला पुरुष प्रतियोगिता BR यादव इंडोर स्टेडियम बहतराई में हुआ। इस प्रतियोगिता में देश के लगभग 200 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के 2500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विदित है कि हाल ही में पटना में आयोजित बिहार स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2023 में जाबिर अंसारी ने लगातार 7वां बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। स्वर्ण पदक जीतने पर जाबिर का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो कि 17 से 19 फरवरी 2023 को देहरादून उत्तराखंड में आयोजित होना है। तो इसको भी याद रखेंगे कि जाबिर अंसारी को स्वर्ण पदक मिला है, कहां पर, तो ये मिला है आपको अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय कराटे प्रतियोगिता में, जो कि छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में उत्कृष्ट खिलाड़ी सीधे बनेंगे ग्रेड 1 ऑफिसर। 9 फरवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधे ग्रेड 1 ऑफिसर बनाए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि खिलाड़ियों को अभी तक ग्रेड 3 में नौकरी दी जा रही थी, लेकिन बिहार सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को SDM, DSP या समकक्ष पद पर सीधे नौकरी देगी। इससे राज्य में खेल के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभरेंगे। अभी तक सरकार खेल कोटे से राज्य के 235 खिलाड़ियों को नौकरी दे चुकी है। गौरतलब है कि खिलाड़ी और प्रशिक्षक के लिए हर वर्ष खेल सम्मान कार्यक्रम होता है,
जिसमें अच्छे खिलाड़ी व प्रशिक्षक सम्मानित होते हैं। अभी तक 226 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, प्रदेश के 33 जिलों में खुलेंगे खेलो इंडिया के सेंटर। खेलों को बढ़ावा देने के लिए बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है। खेलो इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि खेलो इंडिया योजना के तहत हर जिले में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। खेल वर्ग और ट्रेनिंग सेंटर बुसु, इंडोर स्टेडियम पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स पटना, एथलेटिक्स सरस्वती निवास मंझोला मुजफ्फरपुर, न्यू स्टेडियम फजलपुर सासाराम, पटेल फील्ड समस्तीपुर, कोसी हाई स्कूल प्लेग्राउंड बिहरपुर सुपौल, नेहरू स्टेडियम लहरियासराय दरभंगा, बैडमिंटन कलेक्ट्रेट कैंपस अररिया सहरसा, खो खो RHMT हाई स्कूल बरारी, भागलपुर पुरानी बाजार वर्ष 12 सूरजपुर लखीसराय इंडोर स्टेडियम। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, बिहार की अंजनी ने भाला फेंक में जीता स्वर्ण पदक। 15 अप्रैल 2023 को बिहार के जमुई की अंजनी कुमार ने बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अंजनी ने सीनियर महिला वर्ग में 47.03 मीटर दूर भाला फेंककर तमिलनाडु की हेमा मालिनी नीलाकंडा 46.27 मीटर, राजस्थान की उमा चौधरी 45.73 मीटर, असम की रुंजुन पंगू 43.62 मीटर को हराकर सफलता हासिल की। उल्लेखनीय है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कुल 4 इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स इवेंट आयोजित किए गए। इसके प्रथम चरण का शुभारंभ 20 मार्च 2023 से केरल के तिरुअनंतपुरम में हुआ था। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा चरण 27 मार्च को तिरुअनंतपुरम में आयोजित किया गया, जबकि तीसरा और चौथा क्रमशः 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को बेंगलुरु के कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ। तो बस इतना याद रखेंगे कि अंजनी कुमारी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ पे? तो ये जीता है आपको इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 2023 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पिकल बॉल चैंपियनशिप में बिहार को 6 पदक। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप, बिहार की बालिका टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप में दूसरी बार उपविजेता होने का गौरव प्राप्त किया। इससे पूर्व वर्ष 2007 में बड़ौदा में हुए टूर्नामेंट में बिहार टीम को यह सम्मान प्राप्त हुआ था। हरियाणा ने बिहार टीम को 48-34 से पराजित कर लगातार चौथी बार यह खिताब जीता। हिमाचल प्रदेश और साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा बिहार बजट और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण। यहाँ से भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 9 बजे।